बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौहर यूब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज एडवांस सोशल टॉक। आज की इस वीडियो में वो 5 रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कम उम्र बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए और मैं क्यों 7 साल से कम उम्र बच्चों को स्कूल भेजने के ख़िलाफ़ हूँ। और वो वैसे तो फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये 5 फैक्ट बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए जानना कि कम उम्र बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहिए। मैं अरसा दराज से एजुकेशनल सिस्टम्स के साथ काम कर रहा हूँ, एकेडमीज़ के साथ काम कर रहा हूँ और अपनी मेरी एकेडमीज़ हैं। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि क्यों बच्चों को नहीं भेजना चाहिए 7 साल से कम उम्र बच्चों को स्कूल में, वो 5 मेन जो रीज़न हैं जो मेरी फाइंडिंग्स है वो मैं आपके सामने रखूँगा। स्पेशली पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को सामने रखकर ये बातें करूँगा। और आप यकीन कर लीजिए कि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता हूँ और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं और ये रिसर्च बेस्ड बातें हैं जिसमें कोई भी कहानी नहीं, कोई भी अबहम नहीं। तो इससे पहले कि आप ये पूरी वीडियो देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एजुकेशन से रिलेटेड जो वीडियोस हैं हमारी वो और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो देखते रहें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ कि वो 5 रीज़न कि जिनकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को 7 साल से कम उम्र बच्चों को स्कूल ना भेजें बल्कि उनकी होम स्कूलिंग करें। तो सबसे पहला सवाल आता है कि फिर बच्चे सोशलाइजेशन कैसे करेंगे, बच्चे सोशलाइज्ड कैसे होंगे। अगर हम नहीं भेजेंगे तो बच्चे सोशलाइज्ड कैसे होंगे। तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि सोशलाइजेशन से आप मतलब क्या लेते हैं। मैंने ये देखा है कि जब आप बच्चों को कम उम्र बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो आप उनको किस किस्म की सोशलाइजेशन दे रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जाकर क्या सोशलाइज्ड कर रहे होते हैं। आप ये तो सोचें कि वहां पर किस किस्म का माहौल होगा, वहां पे किस किस घर से लोग आते होंगे, बच्चे आते होंगे और वो बच्चे क्या क्या बातें करते होंगे, वो आपके बच्चे को किस किस्म की बुलिंग करते होंगे, तंग करते होंगे, उनके झूठी सच्ची कहानियां उन्हें सुनाते होंगे, उन्हें तरह तरह की उनकी पर्सनालिटी को जो डिसऑर्डर करने वाली चीज़ें हैं वो उनके साथ करते होंगे। और फिर क्लास के अंदर एक टीचर के पास अगर बहुत कम बच्चे भी हों तो 10 से 15 बच्चे होते हैं तो टीचर हर एक बच्चे को एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी के तहत उन सबको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जिसकी वजह से आपका बच्चा इग्नोर होता है, तो वो सोशलाइजेशन नहीं सीख रहा होता बल्कि वो इग्नोर होना सीख रहा होता है। वो ये सीख रहा होता है कि दुनिया जब आपके साथ इस तरह से डील करे, आपको इग्नोर करे, आपको वैल्यू ना दे, तो उस वक्त आपने सब्र से काम कैसे लेना है, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे कर लेना है, बर्दाश्त कैसे कर लेना है। तो 7 साल की उम्र तक का जो बच्चा है उसकी पर्सनालिटी के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है जो मैंने ऑब्जर्व किया है। और बच्चे इस तरह की बाज़-औक़ात बातें करते हैं, आकर आपस में बैठकर गॉसिप्स करते हैं कि अल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि वो सोशल मीडिया का एक तूफान है जो उनके हाथ लगा हुआ है। इस तरह की वो बातें देखते हैं, इस तरह की वो बातें सोचते हैं, इस तरह की और बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं आपके साथ यूं खुलकर डिस्कस भी नहीं कर सकता कि जो 5 साल का 6 साल का बच्चा जो है वो उसकी सोच है या वो चीज़ें अपने सोशल मीडिया से लेकर जा रहा है। तो अगर आप सोशलाइजेशन के नाम पर अपने बच्चे को बर्बाद करना चाहते हैं तो फिर तो आप ज़रूर भेजिए, मैं आपकी बिल्कुल मुखालफत नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका बच्चा कंट्रोल इन्वायरमेंट में आपकी नज़रों के सामने रहे तो देखें, माँ या बाप में से एक तो घर पे मौजूद होता है। थोड़ी सी ट्रेनिंग हासिल कर लें, थोड़ा सा आप कर लें। क्या आप इतना नहीं कर सकते कि 7 साल की उम्र तक के बच्चे को जो है वो घर पर तालीम दें, उसके कुरान पढ़ने का, उसकी इंग्लिश लर्निंग का, उसकी मैथ लर्निंग का, उसकी उर्दू लर्निंग का, उसकी लिखने का जो बंदोबस्त है वो कर सकते हैं। दूसरा जो रीज़न जो है वो मैं जो जहाँ तक मेरी फाइंडिंग है, देखिए हर रियासत का अपना एक निज़ाम तालीम होता है और उसके पीछे रियासती मकासद होते हैं। वो इस बात को कत्ते नज़र वो आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं हैं, आपके बच्चे की जो है मेंटल और फिज़िकल एज से वो रिलेट करते हैं या नहीं हैं, वो अपने मकासद को सबसे पहले सामने रख कर एक एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे और फिर उस एजुकेशन पॉलिसी को एक बड़े पूरे जो कौम के लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर वो अप्लाई कर देंगे।
तो क्या सारे बच्चे एक ही जैसे जहन के मालिक होते हैं, एक ही जैसी उनकी एबिलिटीज होती हैं, एक ही जैसे उनके पर्सनालिटी होती है, या एक ही जैसे उनके जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, काबिलियत होती है? यकीनन हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस मौजूद होते हैं जिसका ख्याल नहीं रखा जाता। और फिर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर आप देखें तो 80 से 85% जो हैं वो अनट्रेंड टीचर्स हैं जो कि बच्चों को स्कूल में तालीम दे रहे हैं। तो फिर वो क्या करेंगे आपके बच्चों के साथ, वो आप बेहतर जान सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या समझ में आया आपको कि हर कौम की, हर रियासत की, हर मुल्क की अपनी कुछ नजरियात, कुछ पॉलिसीज होती हैं जिन्हें वो एजुकेशन करिकुलम पॉलिसी के अंदर लाजमी इम्प्लीमेंट करते हैं। तीसरी जो चीज है जो मैंने फाइंड की है वो क्या है कि एक मसनूई माहौल दिया जाता है बच्चे को जो 4 घंटे 5 घंटे या 6 घंटे स्कूल में मिलते हैं, एक बड़े ग्रुप के अंदर उसे उठना बैठना और सारी चीजें करना सिखाया जाता है। क्या बाकी सारा टाइम उसे घर पर ये सारा माहौल मिल सकता है, मसनूई माहौल? यकीनन उसे घर पर ये वाला माहौल नहीं मिलता। फिर उसके अंदर फिर वही बात आ जाती है कि इतने बड़े, मतलब आप ये क्लास को अगर ले लें तो वहां पे 10 15 20 25 या 40 बच्चे भी होते हैं। और अगर आप पूरे स्कूल को ले लें, वहां पे कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है। वहां पर देखें, ये बात समझ लें कि हमारा ये जो निज़ाम तालीम है ये ब्रिटिश का छोड़ा हुआ यहाँ पर निज़ाम तालीम है, जिनका मकसद था ऐसे लोग तैयार करें जो कि यूनिफॉर्म्ड हों, जो कि इंस्ट्रक्शंस को यस कहते हों, जो कि इंस्ट्रक्शन के ऊपर फॉलो करते हों, जिनके पास ना कहने का ऑप्शन ना हो, उनका यूनिफॉर्म एक जैसा कर दिया जाए, उनकी असेंबली की जाए, जहां पर जो है उन्हें थोड़ी सी परेड कराई जाए। जैसे जब उन्हें कहा जाए स्टैंड अप तो वो स्टैंड अप हो जाए, जब उन्हें कहा जाए सिट डाउन तो वो सिट डाउन हो जाए, जहां पर उनकी अपनी कोई जाती जो ख्याल है, पसंद ना पसंद है, उसका ख्याल ना रखा जाए, बल्कि उन्हें इस बात का बचपन से याद ही कर दिया जाए कि आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। तो ये मसनूई माहौल है जो कि आपके बच्चे की शख्सियत की, जो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग है, रीजनिंग है, उसे तबाह कर देगा। फिर जो है चौथा पॉइंट जो मुझे बड़ा बुरा लगता है वो ये है कि हर स्कूल में, हर इदारे में एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है। ये तो ऐसे ही हो गया कि आप एक टेस्ट बनाएं और कहें कि ये दरख्त है और इस दरख्त के ऊपर चढ़ना है, और उसमें मछली को भी आप यही हुक्म दें, हाथी को भी यही दें, तोते को भी यही दें, सांप को भी यही हुक्म दें कि ये दरख्त है और इस दरख्त के ऊपर आपने चढ़ जाना है। तो आप मुझे बताएं कि ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट किस तरह से फायदेमंद हो सकता है, और या ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट किस तरह से ये चेक कर सकता है कि आपके बच्चे की एबिलिटी क्या है। वहां पर आपके बच्चे की एबिलिटी अगर बहुत ज्यादा भी है और वो उस टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो बच्चे को तो यही इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि आपके 10 में से 2 नंबर हैं, आप तो फेल हैं, आप तो नाकाम हैं, आप तो नालायक हैं, आप तो नकम्मे हैं। तो ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट छोटी एज में बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जब बच्चे बड़े हो जाएं, जब अंडरस्टैंड करने लगे, जब वो प्रॉपरली चीज़ों को इमोशनली, एथिकली उन्हें उसे हैंडल करना आ जाए, तो फिर ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट उनके लिए ठीक हो सकते हैं। लेकिन अर्ली एज में बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेरिजन करना, नंबरों की दौड़ में डाल देना। देखें, एक चीज़ को आप अपने जहन में बांध लीजिए, और आखिर में आपको एक मैं छोटा सा वाकया और बड़ा खूबसूरत वाकया सुनाऊंगा हिकायत रूमी से कि क्या होता है। तो ये जहन में बिठा लीजिए कि जब आप मुकाबले की फिजा कायम कर देंगे तो मुकाबले की फिजा के अंदर जीतने की जो तमन्ना है उसके अंदर इंसान रोबोट बन जाएगा, उसमें इंसानियत ख़त्म हो जाएगी, उसमें जज्बात जो अच्छे अल्लाह ताला चाहता है कि इंसानों में परवरिश पाए वो ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि वो जीतने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ चीज़ का इस्तेमाल करने लगेगा। और फिर वो चाहेगा कि वो किसी भी तरह से वो रैंकिंग में सबसे टॉप के ऊपर आ जाए। तो आपको अगर इस मुकाबले की फिजा में अपने बच्चे को बिठाना है और उसे रोबोट बनाना है, उसे जज्बात और एहसासात से आरी करना है, उसके अंदर से इंसानियत खत्म करनी है, तो फिर आप यकीनन छोटी उम्र में अपने बच्चों को इस मुकाबले की फिजा में डाल दें और हार और जीत का तमाशा खुद भी देखें और उसे भी दिखाएं और उसे इस बात का आदी बना लें। और 5वां पॉइंट, जो आखिरी पॉइंट है, मैं चाहता हूं कि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी भी बोल रहा हूं, वो क्या है
کہ تربیت کی کمی. تعلیم تو بہت زیادہ دی جاتی ہے لیکن تربیت کی بہت زیادہ کمی ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ کا بچہ مہنگے سے مہنگے اسکول میں جاتا ہے لیکن گاڑی کا شیشے جب نیچے ہوتا ہے تو وہ ریپر کھا کے جو ہے وہ ریپر باہر پھینک دیتا ہے, وہ کیلے کا چھلکا باہر پھینک دیتا ہے, وہ سڑک پر تھوک دیتا ہے. وہ جب بڑے آتے ہیں تو ان کے احترام میں کھڑا نہیں ہوتا, وہ ان سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا. وہ جب کچھ بزرگ یا بڑے بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنے گیجٹ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, آپ اسائنمنٹ میں لگے ہوتے ہیں, وہ آگے سے آپ کو بدتمیزی سے جواب بھی دے دیتے ہیں بعض اوقات کہ ہمیں تو اسکول کا اتنا کام ہے, ہمیں نہیں پتا, مجھے نہیں بھیجیں بازار, میں نہیں جاؤں گا اور فلاں. کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ تعلیم کے اوپر فوکس ہو گیا, تربیت کے اوپر فوکس نہیں رہا ہے. 7 سال کے بچے کی جو ہے آپ نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ دیکھیں, سب سے زیادہ مخلص کون ہوگا بچے کے ساتھ, ماں باپ یا باہر والے؟ یقیناً ہر انسان کا جواب ہوگا کہ ماں باپ سب سے زیادہ مخلص ہوں گے. تو ماں باپ اگر اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے وقت نہیں نکال سکتے تو پھر باقی دنیا کو کیا پڑی ہے کہ اس کی تربیت کے لیے وہ کام کرے. تو یہ وہ 5 پوائنٹ ہیں. پوائنٹ تو بہت سارے ہیں کیونکہ میں ہوم سکولنگ پر بہت عرصے سے کام کر رہا ہوں, اس تھیوری کے اوپر, اور فارسٹ سکولنگ کے اوپر میری بہت زیادہ اسٹڈی ہے اور میرا فیوچر میں پلان ہے. تو یہ وہ 5 ریزن ہیں جو میں ان لوگوں کے لیے دینا چاہتا ہوں جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ 7 سال کے بچے کو نہ بھیجے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو سوچا کہ یہ ویڈیو بنا کر ڈال دوں. تو حکایت رومی آپ کو سناتا چلو اور پھر میں ویڈیو آپ اختتام پذیر ہو جائے گی کہ ایک بڑا خوبصورت اچھا سا باز, طاقتور, بڑے بڑے اس کے ناخن, بڑے بڑے اس کے پر, بادشاہ کے محل میں مزے سے رہتا تھا. وہ اڑا ایک دن اور ایک پڑوس میں جو ہے جھونپڑی تھی بڑھیا کی, وہاں جا کر بیٹھ گئے. جب بڑھیا نے اسے دیکھا تو بڑھیا تو اس سے پریشان ہو گئی کہ اس کا کیا حال بنا دیا اس پرندے کا, دیکھو اس کا کوئی خیال ہی نہیں رکھتا, اس کے ناخن کتنے بڑے ہوئے ہیں, اس کے بال کتنے بڑے ہوئے ہیں. اور اس نے کینچی اٹھائی اور اس کے وہ ناخن بھی کترے اور اس کے بال بھی کترے کہ میں اس کا خیال کروں گی. کیونکہ اس کے خیال میں لوگوں کا خیال رکھنا, بچوں کا خیال اسی طرح سے رکھا جاتا ہے کہ انہیں خوبصورت تراش کر, ان کے ناخن تراش کر, بال تراش کر ان کا خیال رکھا جائے. تو جب یہ ہو چکا تو وہ باز اپنے ناخنوں کی طرف دیکھتا ہے اور پروں کی طرف دیکھتا ہے اور دل ہی دل میں یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. یہ ناخن تو میری طاقت تھے, ان سے میں شکار کرتا تھا. یہ پروں کا بڑا ہونا تو میرے لیے جو ہے باعث فخر تھا کہ میں بادلوں سے اوپر تک کی اڑان اڑ سکتا تھا. لیکن اس کمبخت بڑھیا نے, اس بیوقوف بڑھیا نے اس کی وہ جو خوبیاں تھی انہیں خامیاں جانتے ہوئے انہیں تراش کر اپنی مرضی سے اسے ایک ایسا پرندہ بنا دیا جو کہ اپاہج, لاچار اور دوسروں کے رحم و کرم پر رہنے والا ہو. امید ہے کہ میرا یہ میسج آپ سمجھ گئے ہوں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ اسی طرح کی مزیدار اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھتے رہیں. اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں صحت و ایمان کی بہترین حالت میں اور خلق خدا کے لیے آسانیاں مہیا کرنے والا شرف اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گوہر ایوب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.